Yes, good afternoon all of you. See, today we are taking revision in maths chapter 1, 5 and 3. ठीक है, चैप्टर 1, 3 और 5 का हम रिवीजन ले रहे हैं. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे कवर हो जाएंगे. हमने जनरली फर्स्ट चैप्टर जो है मैथ्स के अंदर वो हमेशा पी क्यू फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ, तो वहीं से हम लोग रिवीजन भी ले रहे हैं कि पी क्यू फॉर्म किसे कहा जाता है. देखो, जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि पी क्यू फॉर्म क्या होता है, तो पी क्यू फॉर्म का मतलब होता है नंबर जब फ्रैक्शन में होता है उसको पी क्यू फॉर्म बोलते हैं. नंबर जब फ्रैक्शन में होता है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, दिस इज पी क्यू फॉर्म. ठीक है, अपॉन में जो भी नंबर होता है उसे पी क्यू फॉर्म कहा जाता है. ये आपका p है, ये आपका नीचे वाला नंबर q है. जो न्यूमरेटर है उसको p बोलते हैं और q जो है वो डिनोमिनेटर है. समझ में आया? दिस इज नोन एज पी क्यू फॉर्म. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आप डेसिमल फ्रैक्शन देख रहे हो, ठीक है, आपका क्वेश्चन किस में है? डेसिमल फ्रैक्शन में. उसको भी फ्रैक्शन कहा जाता है लेकिन उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है. और जो अपॉन वाला नंबर होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसे भी हम लोग फ्रैक्शन ही कहते हैं. ठीक है, तो आपके डेसिमल फ्रैक्शन को आपको पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और क्या मुझे कोई यहाँ पे ये बता सकता है कि ये कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है? हमने डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप देखे थे ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. ध्यान देना, ठीक है. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना. yes, बहुत सारे नंबर है, पीछे डॉट डॉट आ गया, ऊपर बार आ गया, मतलब पीछे डॉट डॉट आ गया. और 2 3 रिपीट हो रहे हैं, पीछे डॉट डॉट आ गया या ऊपर बार आ गया, तो उसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग. सेकेंड ऑप्शन है आपका रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है. और वैसे भी आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो पी क्यू फॉर्म कर रहे हो ना, ये रैशनल नंबर का होता है. किसका होता है? क्योंकि देखो, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके रैशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रैशनल होते हैं. इरैशनल कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इरैशनल होता है. तो उसका पी क्यू फॉर्म नहीं बनेगा. ठीक है, पी क्यू फॉर्म बनता है रैशनल का ही, वो भी किसका? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना, जिन्होंने भी अटेंड पहले नहीं किया था अच्छे से ध्यान दें. सबसे पहले हमें लिखना है लेट x इक्वल्स टू 0.23. सेम क्वेश्चन लिख दो, खाली लेट x इक्वल्स टू. इसके बाद आपको करना है x इक्वल्स टू, जो आपका देखो बार का मतलब होता है पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट हो रहे हैं. जिन नंबर के ऊपर बार है उसका मतलब होता है पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कौन से नंबर है? 2 3 के ऊपर बार है, तो 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है. ठीक है, वो देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, फरहान खड़ा है? नहीं दिख रहा है तो 0.23, ठीक है, 2 3 के ऊपर बार है, तो ये 2 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो आपको पैटर्न के हिसाब से क्या करने का मेथड है कि आपको जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो 2-3 बार लिख देने के. ठीक है, एटलीस्ट 2 बार लिखने के और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिख दो. और सिर्फ 3 बार तो नहीं है ना, देखो बार का मतलब ये नहीं होता है कि नंबर आपको 3 ही बार लिखना है. दैट इज़ इन्फिनिट टाइम्स है. लेकिन आप लिखते तो नहीं जाओगे, तो आप क्या करोगे? 2 से 3 बार लिखने के बाद आप डॉट डॉट कर दोगे. क्या कर दोगे आप? अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं. बार किसके ऊपर है? 2 3, 2 नंबर है, तो आपको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, कौन से नहीं, बार के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं. 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 3. ठीक है, तो आपको क्या करने का, आपको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे है. 100 से 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए पॉइंट आपका 2 नंबर आगे चला जाएगा. तो पॉइंट यहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 3 0 2 3, मतलब 2 3 यहाँ से पॉइंट निकल गया, यहाँ पे आ गया, और आगे सारे नंबर सेम लिख दो. समझ में आया? इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो. अब यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो. तो 100x में से ये माइनस करोगे तो आएगा 99x. और यहाँ पे जब राइट हैंड साइड आप माइनस करो ना, तो पॉइंट के बाद आपको एक ही नंबर लेना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो 23.2 में से आप 0.2 माइनस कर दो. ठीक है, तो आ जाएगा 23, फिर आएगा बस. ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय, अब इसकी कटिंग नहीं हो रही है तो यही आंसर.
अगर कटिंग हो रही है और आपने नहीं की तो आधा मार्क चला जाएगा। समझ में आया? एक और सम देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। 0.759। अब बार किसके ऊपर डाला मैंने? 59 के ऊपर, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद अगेन दो ही नंबर रिपीट होते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करने का, क्वेश्चन सेम, लेट x इक्वल्स टू 0.759, सिर्फ क्वेश्चन सेम कॉपी कर दो। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करने का, आपको ये चेक करना है कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं जिसके ऊपर बार है। देखो मैं हमेशा मस्ती मजाक में बोलता हूँ, जिसके ऊपर बार है वो बार बार लिखना है, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है वो बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो 7 के ऊपर बार नहीं है, तो 7 क्यों बार बार लिखोगे भाई, ठीक है। 59 के ऊपर बार है तो 59 दो, कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिखो और फिर क्या करो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? पॉइंट के बाद कितने नंबर है नहीं बोला मैंने, वो तो 3 है। रिपीट कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो आप अगेन 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पॉइंट के बाद तीनों नंबर रिपीट हो रहे होते, 7 के ऊपर भी बार होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो पॉइंट जहां है वहां से 2 नंबर आगे चला जाएगा। तो यहां से पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 75, यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद के नंबर सारे सेम लिख दो कॉपी करके। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करोगे तो 100 में से 1 गया और 75.9 में से 0.7 माइनस करोगे, 75.9 में से 0. तो ये आ जाएगा 75.2, ठीक है। सो 75. सो x इक्वल्स टू 75.2, ये 99 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट निकाल देंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक ही नंबर है, तो नीचे 10 आएगा, एक ही 0 आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे लास्ट नंबर 2 है और यहाँ पे लास्ट नंबर 10 है। तो 2 लास्ट नंबर अगर इवन नंबर हो या 0 हो, वो 2 के टेबल में जाता है। तो इन दोनों की 2 से कटिंग हो जाएगी। तो 2 3 जा, 2 7 जा, 2 6 जा एंड 2 5 जा। तो ऊपर आ गया 376, नीचे है 99 इंटू 5। अच्छा, अब ये तो 2 के टेबल में जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा है। 5 के टेबल में आएगा लेकिन 6 लास्ट नंबर 6 5 के टेबल में नहीं आता। अच्छा, ये 99 आपको दिख रहा है कि 3 के टेबल में जाता है। चलो ऊपर वाला नंबर चेक कर लेते हैं, वो 3 के टेबल में जा रहा है। 3 1 जा, 3 2 जा, नहीं जा रहा है। अच्छा, 99 और किस में जाता है? 11 के टेबल में। 11 9 जा, चलो ऊपर वाला नंबर चेक कर लेते हैं, 11 में जा रहा है। 11 3 जा 33, 46 नहीं जा रहा है, मतलब कटिंग नहीं होगी। कटिंग नहीं होगी तो आपका आंसर 376 और 99 इंटू 5 कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 495। दिस इज योर आंसर। अब अगर आपका PQ फॉर्म 1 मार्क में आता है तब भी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि आपको मेथड तो दिखाना रहेगा, ठीक है। जनरली 1 मार्क में नहीं आता है और 2 मार्क में ही आता है। लेकिन अगर आपका MCQ में आ जाता है तो यू डोंट नीड मेथड। आपको MCQ के अंदर मेथड आप दिखाओ ना दिखाओ कोई कंपलसरी नहीं होता, आपका आंसर राइट होना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता था पहले, पता है? पहले जब एक टाइम था कि MCQ सिस्टम आया था। नेगी, कहाँ है आपका ध्यान? क्या बोला मैंने? क्या बोला? ध्यान कहाँ है? नींद में हो? ठीक है सब, यहाँ पे ध्यान दो। MCQ सिस्टम में बहुत बार पहले ऐसे होता था, बच्चा सब कुछ करेक्टली सॉल्व कर रहा है, रफ में आंसर भी राइट निकाला, लेकिन MCQ का आंसर उसने रॉन्ग लिख दिया तो रॉन्ग हो गया। अगर आप MCQ के नीचे, चलो आप MCQ आ गया ये सब में, ठीक है, आपने पूरा मेथड भी किया आंसर फाइंड आउट करने के लिए, आंसर राइट आया, लेकिन आपने MCQ लिखा रॉन्ग, आपका आंसर 23/99 आया। आपके ऑप्शन में 33/99 भी था, भूल से जल्दी जल्दी में आपने 33/99 कर दिया, तो आप बोलोगे सर मेथड के तो आधे मार्क तो मिलने चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि MCQ में मेथड से लेना देना नहीं होता। आपका आंसर राइट है, कहाँ से आया, जैसे भी आया आंसर राइट है तो राइट मिल जाएगा।
आंसर रॉन्ग है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम अगर इसको MCQ में आ जाता है तो क्या करेंगे वो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आपको सम तो पता ही है, आपको नहीं आता है तो सम सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमेशा क्या करने का, देखो सबसे पहले क्या करो, टोटली पॉइंट निकाल दो, बाहर निकाल दो। क्या बोला मैंने? पॉइंट निकाल दो, बाहर तो होगा ही PQ वाले फॉर्म में, ठीक है, PQ फॉर्म वाले सम में बाहर तो होगा ही होगा। यहाँ बार होगा, यहाँ पीछे डॉट डॉट होगा, तो आपको डॉट डॉट बार पॉइंट सब निकाल देना है। तो आपको कौन सा नंबर दिखेगा अगर ये और ये निकाल दोगे तो? क्या दिखेगा? 0 2 3 दिखेगा। 0 भी इंक्लूड करो क्योंकि काफ़ी बार हर बार 0 नहीं होता, वहाँ पे 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपकी अगर आदत रहेगी ना कि खाली ये पीछे वाला नंबर देखने की, तो जब कभी आगे कोई नंबर आ गया ना तो भी तुम पीछे वाला नंबर लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 1.23 होता तो पॉइंट निकलने पर क्या बनता? 123। समझ में आ रहा है? लेकिन हाल फिलहाल क्या बना? 023। 023 में आगे 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? 23। 23 में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है। फिर सुनो, वो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, जिसके ऊपर भी बार नहीं है वो पूरा नंबर आपको ले लेना है। जिसके ऊपर बार नहीं है वो पूरा नंबर आपको, किसके ऊपर बार नहीं है? 0। ठीक है, पहले क्या करना है आपको? डेसिमल और बार निकाल देना है, जो नंबर दिख रहा है वो लिखो, उसमें से माइनस करना है। क्या? जिसके ऊपर बार नहीं है वो ले लो, जिसके ऊपर बार नहीं है। ऊपर वाला पार्ट खत्म, न्यूमरेटर में ये आएगा। अब डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर में 2 चीजें आती है, एक 9 आता है, एक 0 आता है। क्या आता है? 9 आता है, 0 आता है। आप बोलोगे सर कितने 9 और कितने 0? वही बता रहा हूं। पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है ना उतने 9 आते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक भी कहां भैया? बार हमेशा होगा कहां? इधर ही होगा, आगे बार नहीं होता है कभी भी। बार अगर होगा ना तो पॉइंट के, तुम देखो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद, आपको पॉइंट के बाद नंबर दिख रहे हैं? कौन से नंबर दिख रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? एक भी नंबर नहीं है ऐसा, एक भी नंबर, तो नीचे कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक भी नहीं। 0 नहीं बोलना है, एक भी नहीं बोलना है, क्योंकि 0 बोलोगे तो 0 लिख लोगे तुम लोग, एक भी नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? यही था आंसर। चलो वहां पे आ जाते हैं, अभी मजा आएगी इसमें। अब देखो यहाँ पे पॉइंट निकाल दो, बाहर निकाल दो, पॉइंट निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो क्या नंबर मिला आपको? 0759। ठीक है, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है। उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? बार किसके ऊपर नहीं है? 07 के ऊपर। 07 मतलब 7, ठीक है, तो वो माइनस कर दो। अब पॉइंट के बाद आ जाओ। पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 752 डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर ये तो आंसर नहीं है क्योंकि वो कट रहा है। वो कट रहा है किससे? 2 से। 2 3 जा 2, 7 जा 2, 6 जा 2, 4 जा 2, 9 जा 5 जा, आ गया वही आंसर। समझ में आया? क्लियर है? ये एमसीक्यू का ट्रिक है, अगर आप फॉलो कर सको तो बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? पहले आपको क्या करना है? आपको डेसिमल और बार निकाल देना है। वो नंबर ले लो, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है। अब आप बोलोगे सर हाँ, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि सबके ऊपर बार होता है, पॉइंट से पहले वाले नंबर के ऊपर बार नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो माइनस करने के लिए होगा।
फिर अपॉन में आ जाओ। अपॉन में आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद आपको ये चेक करना है कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, आखिर बार तो हो गई। कितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। और पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। समझ में आया? यहाँ पे जाग जाओ भाई, जो भी सो रहे हैं अच्छे से जाग जाओ। मुझे यहाँ पे सोता हुआ बच्चा नहीं चाहिए, नहीं तो घर चले जाएं। क्लियर है ये? ओके, चलो करो इतना। नाउ सी सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई में मैंने आपके सामने 3 सम रखे हैं। पहले 2 क्वेश्चन आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 ब्रैकेट है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से बताया है कि 2 ब्रैकेट में आपको क्या क्या चेक करना है। देखो 2 ब्रैकेट के टोटल 3 सम होते हैं। अगर आपके पास 2 ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट के जो टाइप है वो 3 तरह के सम होते हैं। दोनों ब्रैकेट में अगर दोनों नंबर अलग अलग हो तो वहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर अलग अलग है तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे आप देखो दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, मतलब a² - b²। ठीक है, समझ में आया? और तीसरा जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो सेकंड चैप्टर में एक्चुअली, कि दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम हो तो x + a x + b अप्लाई होता है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर ध्रुनिल खो मत जा, 1-1 सेकेंड सुनना पड़ता है। दोनों ब्रैकेट में, साथ में यहाँ पे देखो भी जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर अलग अलग है, कुछ भी सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है तो a² - b²। और दोनों ब्रैकेट में खाली पहला नंबर सेम होता तो x + a x + b वाली आइडेंटिटी यूज होती। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या होता है, एक एक करके किया जाता है। पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर +√3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले लिखा जाता है। देखो 3 लिख दो और फिर ये ब्रैकेट लिख दो 2 + √2, फिर +√3 लिख दो, फिर 2+। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा मैंने कहा है कि जिन 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों की साइन चेक करके साइन लिखो। जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उन दोनों नंबर की साइन चेक करके साइन लिखो। पहले साइन लिख दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, कभी गलत नहीं जाएगा। तो देखो इन दोनों की साइन प्लस है, 3 की साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस तो हम स्टार्टिंग में लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पे भी प्लस लिख दिया तो कोई गलत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना तो प्लस प्लस 3 × √2 3√2, ये 3√2, क्योंकि ये रैशनल है ये इररेशनल है तो रैशनल और इररेशनल का मल्टीप्लाई ऐसा ही होता है, खाली साथ में लिख देना है। फिर प्लस प्लस 2 × √3 2√3 प्लस प्लस ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है तो आंसर जो आएगा वो भी स्क्वायर रूट में ही आएगा, √3 × √2 दैट इज रूट। अब देखो रूट के अंदर वाला नंबर कोई भी सेम तो यही आंसर, कोई लाइक टर्म्स नहीं है। अगर रूट के अंदर वाला नंबर सेम होता तो आप प्लस या माइनस कर सकते थे क्योंकि वो लाइक टर्म होते। नाउ कम टू दिस सम। देखो दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है तो जब दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है तो उसको a बोलेंगे और जो दूसरा नंबर सेम है उसको b, और साइन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट है तो क्या हो गया ये a + b a - b। तो a + b a - b किसकी आइडेंटिटी है? आपको उल्टा जाना है, a + b a - b a² - b² की आइडेंटिटी है। तो आपके पास तो a + b और a - b है ना, आपके पास तो ये है तो आपको अब क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? a² - b²। तो आपका a क्या है? का होल स्क्वायर माइनस b क्या है? का 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार होता है वो बिना स्क्वायर रूट के 1 बार होता है। ये नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार हो गया तो बिना स्क्वायर रूट के क्या हो जाएगा? और आप वैसे भी कर सकते हो कि √3 × √3 √9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 3, तो वो भी चलेगा। तो 9 - 3 इज, समझ में आया?
अब देखो कभी भी आपका एक सिंगल ब्रैकेट बना हुआ और बाहर स्क्वायर दिया हो तो वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है, होल स्क्वायर वाली। और होल स्क्वायर वाली दो आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, बीच में क्या दिख रहा है आपको प्लस, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइडेंटिटी आपको लिखनी है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन में ए प्लस बी द होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, ठीक है। आपको ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए क्या है का, फिर से आपको बता दूं आइडेंटिटी में जहां पर भी पावर है मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, वो सम में होल पावर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, देन प्लस 2ab, 2 कंपल्सरी फॉर्मूला में है, मतलब आइडेंटिटी में है, फिर a एंड b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो √5 का स्क्वायर, जो नंबर स्क्वायर रूट में 2 बार है वो बिना स्क्वायर रूट के 1 बार लिखा जाएगा। और देखो ये दोनों रूट में है, लेकिन ये तो रूट में नहीं है, ये रैशनल है, ये दोनों इर्रेशनल है, इर्रेशनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आएगा 2√10, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, 5 प्लस 2, और ये सेम लिख दो ये वाली साइन के साथ। ये दोनों प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये पूरा साथ में है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल है, रैशनल और इर्रेशनल प्लस नहीं हो सकते, यही आंसर है, ठीक है। अब एक और चीज आपके एमसीक्यू में आती है जो मैं आगे चल के आपको करवाऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन आए अगर आपके पास कि दोनों नंबर रूट के अंदर है, चलो दोनों क्या, एक भी अगर रूट में हो गया ना इन दोनों में से, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर जो आएगा वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। वो इर्रेशनल है, वो क्या है, इर्रेशनल। दोनों भले ही रूट में नहीं हो, एक भी नंबर रूट में हुआ ना तो आंसर रूट में ही आएगा, और आंसर रूट में आएगा और उसका रूट अगर नहीं निकल रहा है तो वो इर्रेशनल हुआ। समझ में आया? तो वो एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है ये? चलो करो। Now see guys, rationalize the denominator, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर पूछा ही जाता है, हर टर्म में पूछा जाता है। और इसमें जो थर्ड वन मैंने लिखा है वो इलस्ट्रेशन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ठीक है। अब देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मैंने पहले भी आपको बोला था इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, उसको रैशनलाइज मतलब रैशनल बनाओ। रैशनल बनाओ मतलब डिनोमिनेटर के ऊपर से रूट हटाओ, लेकिन हमारा खुद का राज नहीं चलता है ना, किसी के नंबर के ऊपर से भी हम रूट हटा देंगे, लेकिन फिर भी आपको रूट तो वहाँ से हटाना है, तो उसके लिए प्रोसीजर है, उसके लिए मेथड है। लेकिन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में होता क्या है, आपका डिनोमिनेटर रैशनल बनाना है। अब रैशनल बनाना है मतलब वो क्या है, वो इर्रेशनल है। वो इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर रूट लगा हुआ है और रूट निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो कैटेगरी होती है, सम की दो कैटेगरी है, आपका डिनोमिनेटर सिंगल है या डबल है, ठीक है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सिंगल है तो आपको क्या करने का, जो आपका डिनोमिनेटर है उसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। √5 होता तो ऊपर नीचे √5 से, √8 होता तो ऊपर नीचे √8 से, तो 1 × √7 और √7 × √7 हो गया आपका डिनोमिनेटर बिना रूट का, मतलब हो गया रैशनल, ठीक है, हो गया ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। किधर ऐसे, तो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर से तू ये करना, फिर से कटिंग करना, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर से उसको सॉल्व करने के लिए करता ही रहना, ठीक है। सेट कटिंग करेंगे तो फिर से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपको क्या करने का, आपके डिनोमिनेटर जो भी है वो लेने तो सेम ही है। जब आपके डिनोमिनेटर में दो टर्म हो तो आपको वो सेम नंबर लेने हैं, लेकिन साइन ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब साइन ऑपोजिट मतलब यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो आपको प्लस लेना है। तो √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, √7 प्लस √6। अच्छा, नीचे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में जब कभी दो टर्म हो हमेशा a² - b² अप्लाई होता है, फिक्स है,
अलग अलग सम में अलग अलग नहीं होगा। नीचे एक ही टर्म है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई नहीं होता, लेकिन नीचे अगर दो टर्म है, भले बीच में प्लस हो माइनस हो जो भी हो, नीचे अगर दो टर्म है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो ये पहला नंबर दोनों सेम है, ए हो गया, दूसरा नंबर सेम है और साइन ऑपोजिट है। ठीक है, वही हो गया, दो ब्रैकेट है, खाली आपको ब्रैकेट दिख नहीं रहा है। ठीक है, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर और दोनों ब्रैकेट में दूसरा नंबर सेम है और साइन ऑपोजिट है, मतलब वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है? तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर तो सेम ही रहेगा। देखो न्यूमरेटर भले आपका रूट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैथ्स का रूल बोलता है डिनोमिनेटर में जीरो, नेगेटिव और रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। मैथ्स का रूल बोलता है डिनोमिनेटर में जीरो, नेगेटिव और रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में छोड़ दिया था। देखो यहाँ पे भी वही करना है, न्यूमरेटर वाला जो नंबर है वो भले रूट में, उससे हमको लेना देना नहीं, आपके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो रूट 7 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाय 1, तो रूट 7 प्लस रूट 6 लिख दिया आंसर। अब 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन चलो 1 लिखते भी हो तो 1 क्या हो गया? रैशनल हो गया, बिना रूट का हो गया। सेम यहाँ पे करना है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, आपका डिनोमिनेटर में डबल नंबर है लेकिन बीच में प्लस है, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई माइनस वाले से करोगे तो ये सेम नंबर ले लोगे, 7 माइनस 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2, तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 7 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, और नीचे क्या है देखो, a प्लस बी, क्योंकि दोनों a सेम है, दोनों b सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो a प्लस बी, a माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर माइनस, तो a का माइनस b का। ठीक है, अब ध्यान से करना, ऊपर वाला पार्ट सेम लिख देंगे, 7 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते करते उनको ऐसा लगता है कि रूट 7 है, रूट 7 नहीं है भाई, 7 है। 7 का स्क्वायर तो आपको पता है ना, 49। अच्छा, इनका स्क्वायर करते हैं हम लोग, 3 रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, 9 2 जा 18। सो 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइड बाय 31 हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर रैशनल। समझ में आया? ओके, नाउ सी गाइस, डेसिमल फॉर्म मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म, और उसका काइंड बताना है, उसका टाइप बताना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म के 3 टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग कब होता है? जब आगे एक फाइनाइट डेसिमल हो। फाइनाइट मतलब पॉइंट के बाद फिक्स नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, आप काउंट कर सकते हो, 3 4 नंबर हो, 2 नंबर हो, एक ही नंबर हो, वो फाइनाइट होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद आते ही रहेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग क्या होता है? अगर पॉइंट के बाद नंबर आते तो रहेंगे लेकिन सेम नंबर आएंगे तो रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद नंबर आते तो रहेंगे लेकिन आगे कौन से आएंगे हमको नहीं पता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरैशनल होता है। डेसिमल के 3 फॉर्म में से 2 फॉर्म रैशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरैशनल होता है, ध्यान देना। नाउ सी 36/100, इसको अगर आपको डिवाइड करना है डिवाइड करके भी कर सकते हो अगर मेथड शो करना है, और नहीं तो डायरेक्टली आंसर आएगा। नीचे कितने जीरो हैं? 2। तो पीछे से न्यूमरेटर में पीछे से 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो पीछे से मतलब 6 एक नंबर, ये दूसरा नंबर, 2 नंबर से पहले पॉइंट, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो। और अगर आपको मेथड दिखाना है तो दिखाओ, 36 अंदर आएगा, न्यूमरेटर हमेशा अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर जाएगा। ठीक है, अब 100 से ये नंबर 100 से छोटा है तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो 100 3 जा 300, 60 बचा, 60 जो बचा उसमें ऑलरेडी एक 0 रिमाइंडर है, हमने नहीं लगाया, हम अभी एक ही 0 लगा रहे हैं, तो कितना 6 जा 600, ये आ गया 0। ठीक है, वही आंसर आ गया। और पॉइंट के बाद फिक्स नंबर है, 2 ही नंबर है, तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल।
क्या हो जाता है ये? तो ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और उसका काइंड हम लोग बता रहे हैं, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 8 जा 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाय 8। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है अभी आपको। तो 33 को 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 1 बचा 0.0, 8 1 जा 2 0, 2 जा 16, 4 बचा 0, 5 जा 40। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 4.125। पॉइंट के बाद अगेन 3 नंबर ही है, आप काउंट कर सकते हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट नहीं लिखना। फिर 329 को हम 400 से डिवाइड कर देते हैं। 329 अंदर आएगा, 400 बाहर जाएगा, लेकिन 329 400 से छोटा है तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 0। 4 8 जा, ठीक है 90 बचा, अब हम 0 लगाएंगे। 4 2 जा 100 बचा, फिर से 0 लगाएंगे। 2 जा 200 बचा, 0 लगाएंगे। 5 जा, ठीक है, तो आंसर क्या आया 0.8225। तो अगेन पॉइंट के बाद 4 ही नंबर है, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, एक और ले लेते हैं। कौन सा था वो वाला? 0 वाला, 3/13। चलो ध्यान दो, 3/13। ठीक है, 3 अंदर जाएगा, 13। अब ये ध्यान से देखना, ये 0 पॉइंट, ये 0 लगाया। 13 2 जा 4 बचा 0, 13 3 जा 39, 1 बचा, ध्यान देना 1 बचा। तो हमने क्या किया, एक 0 लगाया। जैसे एक 0 लगाया, लेकिन स्टिल ये से छोटा है। छोटा है तो मतलब क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। आप ऐसा नहीं बोलना सर वो उसके टेबल में नहीं आ रहा है, टेबल में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं चेक करना होता है। हमको ये चेक करना होता है डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और कोई भी नंबर डिवाइड कब होता है, जब अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो स्टिल ये छोटा है इससे, तो एक और 0 लगाएंगे। तो इस वक्त हमने 2 0 लगाए, तो ऊपर एक 0 लगाओ। अब 13 7 जा 91, तो ये बचा 9, फिर 0। 13 6 जा 78, कितना बचा 12, तो आएगा 0। 13 9 जा 117, कितना बचा 3, फिर से 3 आ गया, तो फिर से 0 लगाया। फिर से 2 जा 26, 4 बचा 0, फिर से 3 जा, तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा 0.230769, ये बार। अब ये क्या आया, ये बार बार आ रहा है। जब बार पीछे डॉट डॉट आ गया, बार का मतलब होता है पीछे, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या रिकरिंग है, क्या रिपीट हो रहे हैं नंबर? तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और अगर आपसे आगे पूछा जाता है कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरैशनल है, तो ये रैशनल है, ये सभी रैशनल है। क्योंकि अभी तक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला कोई आंसर नहीं आया है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला आता, नॉन रिकरिंग का मतलब हुआ कि आगे अलग अलग नंबर आते, जैसे 2 3 फिर से आ गया, 2 3 नहीं आता, अलग अलग नंबर आते जाते आते जाते आते जाते, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाता और वो इरैशनल हो जाता। इज दैट क्लियर? चलो करो। नाउ सी गाइस, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड करना है आपको, ये इलस्ट्रेशंस हैं और ये आते हैं, ये 3 इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं 1 मार्क में। और सिंपल समय देखो, आपको ऐड करना है, तो जहाँ एंड लिखा हुआ है वहाँ पे प्लस की साइन लिख दो। तो 2√2 प्लस 5√3, इसको ब्रैकेट में लिखो, एंड की जगह प्लस, और इसको भी ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट डालने का, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्शन हुआ ना तो आपकी आदत नहीं रहेगी, और सब्ट्रैक्शन हुआ तो ब्रैकेट कंपलसरी होता है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कभी भी याद रखना, किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन हुआ ना तो ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर के नंबर का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस हुआ तो साइन चेंज नहीं होता है। तो सिर्फ आप ब्रैकेट ओपन कर दो। 2√2 प्लस 5√3, ये जैसे जो साइन के साथ है वही साइन के साथ। देखो इसका साइन यहाँ पे है,
कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, और इसका साइन माइनस का है, सेम आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस है, सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म है, लाइक टर्म कैसे पहचाने जाते हैं, खास ध्यान ना है तो 1 मार्क का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लाइक टर्म रूट के अंदर कैसे पहचाने जाते हैं, रूट के अंदर वाला नंबर, एक तो रूट सेम होना चाहिए, एक स्क्वायर रूट हुआ, एक क्यूब रूट हुआ नहीं चलेगा, नेगी, कुछ ध्यान नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब है तो घर चले जाओ, अगर तबीयत सही है तो यहां पे ध्यान दो। मैं बिल्कुल भी क्लास में नहीं बिठाऊंगा, अभी दूसरी बार बोलना पड़ रहा है मुझे। तुम अभी 1.5 घंटा हो रहा है, सो ही रहे हो अभी तक, तो यहां ध्यान दो। ध्यान कहां है, आंखें नीचे क्यों हैं, यहां पे ध्यान दो। देखो पहली बात यह है कि रूट सेम होना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर रूट दूसरा क्यूब रूट या 4th रूट या 5th रूट नहीं चलेगा, एक स्क्वायर रूट तो दूसरा स्क्वायर रूट, पहले तो ये सेम होने चाहिए। अगर यही सेम नहीं है तो लाइक टर्म है ही नहीं, अंदर देखो ही मत। लेकिन अगर रूट सेम है, मतलब आपका दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, तब भी वो लाइक टर्म नहीं हो जाता। रूट के अंदर वाला नंबर सेम होना चाहिए, रूट के अंदर वाला नंबर सेम होना चाहिए तो वो लाइक टर्म है, मतलब आप प्लस या माइनस कर सकते हो। तो रूट के अंदर वाला नंबर ये दोनों सेम है, मतलब ये लाइक टर्म है। रूट के अंदर वाले नंबर सेम है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म है। अब बच्चों को क्या लगता है, सर आपने बोला रूट के अंदर वाला नंबर सेम है तो वो सॉल्व होगा, तो सॉल्व ये नहीं होता है, पे अटेंशन, सॉल्व ये नहीं होता है। क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ क्या, जोर से बोला तो। सॉल्व ये नहीं होता है, रूट के अंदर वाला नंबर सॉल्व नहीं होता है, वो खाली चेक करने के लिए कि सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर रूट के अंदर वाला नंबर सेम है तो यू कैन प्लस और माइनस, ठीक है, लेकिन सॉल्व होता क्या है, बाहर वाला नंबर। समझ में आया, यही सीखना है आपको कि रूट के अंदर वाला नंबर अगर सेम है, दोनों के अंदर 2 है, दोनों के अंदर 2 है, मतलब ये लाइक टर्म है, यू कैन प्लस और माइनस, बट व्हाट यू हैव टू सॉल्व, बाहर वाला नंबर, बाहर वाला नंबर, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ पे 2 है। समझ में आया। चलो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा सेम एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आएगा। दैट इज 2x + 3x, ये लाइक टर्म है। yes, कैसे पहचाना आपने, दोनों x का पावर 1 है, खाली x नहीं, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाता तो ये लाइक टर्म नहीं होते, क्योंकि एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है, चेंज हो जाता, लेकिन दोनों का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, सभी को पता है 5x। तो तुमने क्या x को सॉल्व किया, x का तो x लिखा तुमने, लेकिन तुमने पहचाना तो x से ना कि ये लाइक टर्म है कि नहीं है, तो सेम यहाँ पे है। समझ में आया, ये लोअर स्टैंडर्ड्स में आप करते ही थे, आप x को सॉल्व नहीं करते हो, x से पहचानते हो ये लाइक टर्म है कि नहीं है, लेकिन आप सॉल्व किसको करते हो, आगे वाले नंबर को। समझ में आया, सेम चीज यहाँ पे है कि रूट के अंदर वाला नंबर सेम है, यस, तो ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो प्लस या माइनस होगा, लेकिन होगा क्या, बाहर वाला नंबर। इसके बाहर वाला नंबर 2 है और बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस, ये वाला प्लस देखना है क्योंकि ये वाला प्लस तो इसका है। ठीक है, तो 2 + 1 3√2, जैसे x का x वैसे यहाँ पे 3√2 का √2, वैसे ही ये दोनों लाइक टर्म है ना, क्योंकि √3 है। ठीक है, तो प्लस माइनस, तो 5 - 3 2√3। ठीक है, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। हमने चेक किया ये दोनों लाइक टर्म है, कैसे पता चला, रूट के अंदर वाला नंबर सेम है, लेकिन सॉल्व क्या होता है, बाहर वाला नंबर। लेकिन बाहर वाला नंबर प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड होता है साइन पे। तो इसकी साइन क्या है, इसकी साइन क्या है, तो प्लस माइनस, 5 में से 3 गया तो मैंने लिख दिया 2√3 बराबर। लेकिन बड़े नंबर के आगे साइन कौन सी है, प्लस माइनस, माइनस आया तो माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है। ठीक है, और बड़े नंबर के आगे इस वाली साइन लिखी जाती है। इज दैट क्लियर। अब ये 1 मार्क का है, आता भी 1 ही मार्क का है, लेकिन जितने भी अभी तक हमने सम किए ना उससे सबसे अच्छा लॉजिक में यही है, समझने लायक यही था। ठीक है, जिसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा, जबकि 1 ही मार्क का है। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 2 ज़ा √5 × √5, 12 5 ज़ा सिंपल,
इस पे ध्यान देना, डिवाइड वाले में ध्यान देना, ये ज़्यादातर आता है और इसमें मिस्टेक भी जाती है। देखो 2 4 जा, ठीक है, 8 तो दिया हुआ है ना, कौन बोला 8, कौन बोला? हाँ 2 4 जा 8 पूछ रहा हूँ मैंने बोला 2 कटिंग हो रही है ना हमारी, 2 4 जा, ठीक है। अच्छा ये दोनों नंबर स्क्वायर रूट में, तो एक स्क्वायर रूट वाला नंबर दूसरे स्क्वायर रूट वाले से कट रहा है तो काटेंगे, लेकिन आंसर भी स्क्वायर रूट में आएगा, आंसर भी। तो देखो √3 1 जा, √3 √5 जा, √5 जा, तुम एग्जाम में भी यही करते हो, तुम बोलते हो √3 5 जा और 5 लिख के आ जाते हो। मैंने क्या बोला, जो डिविडेंड है जो कट रहा है, ठीक है, डिविजर से, √15 है, √3 से कट रहा है तो आंसर भी रूट में आएगा, तो आंसर क्या आएगा √5, तो इसका आंसर है 4√5। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है क्योंकि आंसर रूट में आया, ठीक है, ये रैशनल हुआ, ये इर्रेशनल हुआ। इज दैट क्लियर? अच्छा अब ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है जिसमें आपसे रैशनल इर्रेशनल पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दो। देखो 2 - √5 ये पूरा साथ में होता है, ठीक है, 2 - √5 पूरा एक टर्म है जिसमें √5 के ऊपर रूट है, जिसका रूट नहीं निकल रहा तो वो क्या है, इर्रेशनल है, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो 3 + √23 और ये सेम -√23, तो +√23 -√23 0 हो गया। चलो ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस √23 -√23 0, तो आंसर क्या आया आपका 3 क्या होता है, रैशनल होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा ये सॉल्व करेंगे, √7 कट गया, 2/7 को डिवाइड करके देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो 2/7 स्टार्टिंग में मैंने NZQR बताया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बोला था कि Q के अंदर, Q का मतलब होता है रैशनल नंबर, हर नंबर रैशनल होता है लेकिन जिनका रूट नहीं निकलता वो इर्रेशनल होते हैं। लेकिन उस दिन मैंने जब डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो भी इर्रेशनल होते हैं, राइट। तो 2/7 जरूरी नहीं है कि रैशनल होगा ही, आप उसको डिवाइड करके देखो आंसर क्या आता है, टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है तो रैशनल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है तो इर्रेशनल है। तो ये एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा जब सॉल्व करोगे, तो इसलिए ये हो गया रैशनल, ठीक है। सिर्फ अपॉन में दिख रहा है तो आंखें बंद करके रैशनल नहीं लिखना है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वहां से आप डिसाइड करोगे। इसके बाद 1/√2 ये तो इर्रेशनल है ना क्योंकि नीचे रूट वाला नंबर है, ठीक है, और ये है 2π, पाई हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। समझ में आया? जब कभी आप पाई देख लो ना, प्लस में माइनस में इनटू में डिवाइड में पाई लिखा हुआ है, आंखें बंद करके इर्रेशनल कर देना। लेकिन अब जैसे मैंने बोला पाई देखो और आंखें बंद करके इर्रेशनल कर देना, इस तरह सम दिया हो तो जहाँ पे +π और -π कट जाता हो, ये सेम होता, √23 की जगह पे यहाँ पे +π होता, यहाँ पे -π होता तो फिर रैशनल हो जाता भाई, ठीक है। लेकिन वैसे ज़्यादातर अगर आप पाई देखते हो और सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो इर्रेशनल होता है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ गाइस कम टू द ग्राफ। देखो मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ये जो आपको दिख रहा है वो एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के अंदर जब हमारे पास दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और दूसरी वर्टिकल लाइन है जिसे वाई एक्सिस कहा जाता है, ये दोनों लाइनें जब टकराती है जिस प्लेन के अंदर, उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन या कहा जाता है, ठीक है, उसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। और जब ये दोनों लाइनें मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब टकराती है तो टोटल 4 पार्ट बनते हैं, उसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये दोनों लाइनें जहां टकराती है उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। समझ में आया? ओके। नाउ देखो अगर तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो याद रखना दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे,
और इसके ऑपोजिट में ये, अगर तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो दोनों नेगेटिव नंबर होंगे, अगर तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो पहला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, और इसका उल्टा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव होगा। ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, समझ में आया? ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, 2 3 3 -1 -1 3 -4 -5, ठीक है, 0 8 0 -5 -4 0 3 0 एंड 0 0, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने नंबर लिखे हैं इसे कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अलग अलग बोला जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। समझ में आया? अच्छा, पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको एक्स एक्सिस में से देखने का, और दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट है तो उसको वाई एक्सिस में से देखने का। लेकिन मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट है, ये पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। पे अटेंशन भाई, 2 घंटे में कैपेसिटी घूम खत्म, इतने में यहाँ पे ध्यान दो। दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, लास्ट बेंच, आपकी वजह से ही मैं पूरी क्लास को बोल रहा था एक्चुअली। लास्ट बेंच, यस यू, यहाँ ध्यान दो, दूसरी बार नीचे ध्यान है। दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया? अब हमेशा याद रखना, पहला नंबर आपको एक्स एक्सिस में से देखना है, दूसरा नंबर आपको वाई एक्सिस में, और दोनों पॉजिटिव है। तो अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का ये रहा 2 और वाई एक्सिस का, तो इन दोनों के सामने नंबर कहाँ है? यहाँ पे, इसको कोई भी नाम दे दो, A 2 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर क्या है? 3 -1, x का 3 y का -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 3 -1। फिर क्या है? -1 3, x का -1 y का 3, इन दोनों के सामने यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है, -1 3, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, लेकिन पहला नंबर क्या है? -4, ठीक है, x का -4 y का -5, ठीक है, यहाँ पे -4 -5, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब है 0 6, मैंने उस दिन बोला था ना, दोनों में से एक भी नंबर, एक भी अगर कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता। वो कहाँ पे आता है? वेरी गुड, ऑन द लाइन। कहाँ पे आता है? ऑन द लाइन, मतलब या तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा या तो वाई एक्सिस। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। आपका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो उल्टा वाई एक्सिस पे आएगा। अब वाई एक्सिस के दो पार्ट है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। आपका नंबर क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 0 6। फिर क्या है? 0 -5, अगेन आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा? पॉइंट बनेगा ऑन द वाई एक्सिस, लेकिन विच? ऑन द नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या है? -4 0, आपका अगेन 0 है। कोई भी एक नंबर 0 हुआ तो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ऑन द लाइन आएगा। लेकिन आपका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा? -4 पे। फिर 3 0, ठीक है, अगेन आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे आएगा, कहाँ पे? और फिर क्या है? 0 0 0 0, कहाँ पे बनता है? यहाँ पे। वेरी गुड, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? समझ में आया? चलो, नाउ सी गाइस, एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यू में ही जो मैंने आपको मेथड बताया था वो काम आएगा। यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है या नहीं है तो लगा देना। अब एमसीक्यू में हम लोग क्या करेंगे? पे अटेंशन।
MCQ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला था बार और पॉइंट वॉइंट हटा दो। बार और पॉइंट हटा दोगे तो क्या मिलेगा, 0 6 मतलब 6। उसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 0। और पॉइंट के ऊपर कितने, पॉइंट के बाद, सॉरी पॉइंट के ऊपर नहीं, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, उतने 9 आएंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 6/9, दैट इज 3 2s 3 3s। आपके पास ऑप्शन में 2/3 है। ठीक है, टिक करना नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है, टिक करके रटना थोड़ी है, क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन सेम पूछा है आपसे, 3.123 और बार जो है आपका किसके ऊपर है, 1 2 3 के ऊपर नहीं, 1 के ऊपर नहीं है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना है आपको। देखो सबसे पहले आप बार और पॉइंट निकाल दो तो क्या मिलेगा, 3 1 2 3। आया समझ में? कौन है ये सेकेंड लास्ट बेंच पे, दक्ष, ध्यान दो। ठीक है, आपने पॉइंट और बार निकाल दिया, आपको नंबर मिला 3 1 2 3। उसमें से क्या माइनस करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 31, 3.1 नहीं, पॉइंट और बार निकाल देना है। 31 आप माइनस कर दो। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, उतने 9 आएंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, उतने 0 आएंगे। ठीक है, अब ये माइनस करते हैं, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 3 गया 9, ये हो जाएगा 3 0, नीचे आएगा 990। अब ये तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल करो, 1 5 4 6 और नीचे आएगा 2 4s 2 9s 5s 495 है ये ऑप्शन। समझ में आया? इसके बाद थर्ड वन सेम अगेन, 2.237 अब तीनों के ऊपर बार है। पॉइंट और बार निकाल दो, पॉइंट और बार निकाल दो तो क्या मिलेगा, 2237 माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो आंसर आएगा 2235 डिवाइड बाय 999। ये है आंसर, ये है, क्योंकि कटिंग नहीं हो रही है। आया समझ में? अच्छा, इसके बाद फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेने के, भाई क्या पता आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए। ऑप्शन में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, अनडिटरमाइन है या टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 को 6 से डिवाइड करो, 6 8 20, 6 3 18, फिर से 20, 6 3 18, फिर से 20, 6 3 तो 3 3 आता रहेगा। तो एक तो डॉट डॉट है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि ये रैशनल है या इरैशनल है, तो ये रैशनल हो जाता। सॉल्व तो करना पड़ता, आपको ये भी लिखना पड़ता, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिखना पड़ता, लेकिन ये क्या है, ये रैशनल है। क्या है ये? रैशनल। नाउ फिफ्थ वन, √3 + √2 एंड √3 - √2। क्या है ये? a + b a - b है। a + b a - b सॉल्व कैसे होगा, a² माइनस, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, आंसर इज 1 है। ओके, सिक्स्थ वन देखो, 6 √20 डिवाइड बाय, देखो आपको एक एक स्टेप अच्छे से नहीं दिखाना है, खाली सॉल्व करो फटाफट, क्योंकि MCQ है। ठीक है, √5 √4 दोनों रूट में नंबर है तो आंसर भी रूट में आएगा, और 2 3 अच्छा 4 का रूट निकलता है, 3 2 है 6। ठीक है, सेवेंथ वाला देखो, -√48 डिवाइड बाय √27। ध्यान देना, अब माइनस का माइनस रहने दो, ये 16 3 हो गया, 16 3 आप बोलोगे सर 12 4 भी तो 48 हो सकता है, करो 12 4 भी कर सकते। ठीक है, और नीचे हो गया 9 3 फैक्टर निकल रहे हैं ना। अभी तक आपने जो रूट में नंबर देखे थे ना, वो प्राइम नंबर थे,
जिनके फैक्टर नहीं निकल रहे थे, अब जो रूट के अंदर नंबर है वो फैक्टर निकल रहे हैं, तो फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने पर क्या हो रहा है, ये रूट थ्री कट गया, क्या बचा रूट 16 मतलब 4 हुआ, रूट 9 मतलब 3 हुआ, माइनस 4/3 को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, आगे क्या है, देखो इर्रेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्व करोगे तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, तो ये इर्रेशनल नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर हुआ। अच्छा, ये नेगेटिव इंटीजर हुआ। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, सॉरी। देखो इंटीजर में कौन से नंबर्स आते हैं, सारे पॉजिटिव, ज़ीरो सारे नेगेटिव, डेसिमल वाले नहीं आते। ये तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा ना, तो ये आएगा रैशनल। ये क्या होगा, ये रैशनल आएगा। समझ में आया? देखो सारे ऑप्शन चेक करने ही, इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर आएगा पॉइंट में -1.3333 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ, वो इर्रेशनल तो नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर मतलब खाली नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट। ये तो नेगेटिव नंबर है और डेसिमल में है, तो ये नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है -1 -2 -3, डेसिमल वाला इंटीजर में नहीं आता। तो ये क्या हुआ, ये रैशनल हुआ। समझ में आया? देखो बच्चों को, देखो ये जानबूझ के इन्होंने इस तरह आगे माइनस लगाया है ताकि बच्चों को लगे कि ये नेगेटिव है, तो आप ऑप्शन में से डायरेक्टली नेगेटिव लिख दोगे। लेकिन भाई नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, -1 -2 -3 -1.33, ये सब इंटीजर नहीं होता। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, 8th वाला देखो। देखो 8th वाले में बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा इसने ट्विस्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे देखो ना भाई, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ देखो, जब मैं पेपर में बोलूँ तब पेपर में देखना। देखो यहाँ पे एक पावर हमेशा दूसरे पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और दूसरा पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो हमेशा दोनों पावर क्या होंगे, तो ये माइनस माइनस कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 जा। अब एक्चुअली 2�6 को सॉल्व करोगे तो आएगा 64, और आप ऑप्शन में देखोगे तो 64 है नहीं, लेकिन आप ऑप्शन में ये देखो 64 किससे बन रहा है, तो 8 स्क्वायर से बन रहा है, तो 8 स्क्वायर आपका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में 64 नहीं है, ऑप्शन में 8 स्क्वायर है। समझ में आया? फिर 9th वाला देखो, 9th वाले का आंसर आएगा 1। देखो 5⁴ इंटू 5⁴ बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 4, ये हो गया 5/4 मतलब 5⁴ मतलब 5 हुआ, तो आंसर आएगा ए। समझ में आया? ओके, नाउ गाइस सी, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि डैश आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट और इक्वल में फ़र्क होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है, और इक्वल का मतलब होता है सेम। आपको दिख रहे हैं 1/2 और 1/2 जो सेम दिख रहा है तो इक्वल हो गए। समझ में आया? लेकिन इक्विवेलेंट कैसा होता है पता है, जैसे एक 1/2 दिया हुआ है, दूसरा 2/4 है, तो 2/4 को काटने पे भी 1/2 बनेगा, लेकिन काटने के बाद बनेगा तो वो इक्विवेलेंट हुए। मतलब आप जब रिड्यूस करते हो नंबर को और वो नंबर दूसरे नंबर जैसा होता है तो वो इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको सेम नहीं दिख रहे ना, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। काटने के बाद सेम हो जाते हैं तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। देखो जैसे ये 13 से कट रहा है, 13 2 जा, देखो मैं काट के बताता हूँ, 13 2 जा 13 3 जा, 17 3 जा 17 2 जा, तो 2/3 और 3/2 सेम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं हुए। 11 3 जा 11 2 जा 13 5 जा 13 4 जा, ये भी सेम नहीं है। 7 2 जा 7 3 जा 9 3 जा 9 2 जा, ये भी सेम नहीं है। तो बट ऑब्वे से वही सेम होगा बाकी, लेकिन उसको भी चेक तो करो, क्या पता हमारी गलती हो गई हो। नाउ 7 9 जा 7 6 जा, ठीक है,
ये 23 3 जा 23 2 जा, इसको और काटो 3 3 जा 3 2 जा, आ गया 3/2 3/2। ये 21 में डायरेक्टली जा रहा था, ये 21 में डायरेक्टली जा रहा था, ठीक है। ये तो 23 में ही जाएगा और किसी में नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखो 3/2 3/2 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन राइट है, ये इक्विवेलेंट है। समझ में आया? अब ये वाला देखो, देखो 2/7 का आंसर दे रखा है और आपको क्या पूछा है 6/7। अब 6/7 इसी में से ही बनेगा। कैसे बनेगा? 2/7 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/7 को आप बोलोगे सर ये 2/7 आपने लिखा ही क्यों? क्योंकि भाई जो आपको फाइंड करना है वो पहले लिखो, जो दिया हुआ है 2/7 लिख दो, 2 3 जा 6 होता है ना, तो हो गया ना ये 6/7। समझ में आ रहा है? ये सेम क्वेश्चन भी आपको 2/7 का 2 को 7 से डिवाइड किया है, तो ये आंसर दे रखा है। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आपको 6/7 का आंसर पूछा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे सर वैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसा मेथड नहीं पूछा है आपसे। आपको मेथड यही यूज़ करना है। आपको 6/7 पूछा है, उसमें पहले ये लिख दो, जो भी दिया हो ना वो लिख देने का। फिर आपको चेक करने का, आपको नीचे तो 7 ही चाहिए, वो तो है, लेकिन ऊपर क्या चाहिए 6। तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? तो देखो 2/7 की वैल्यू है ना आपके पास, तो वो लिख दो। ये 2/7 की जगह मैंने वैल्यू लिख दी। इनटू क्या करना है? तो आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर बार लगा देना। 3 4 जा 12, 1 कैरी अप, 3 1 जा 3 4, 3 7 जा 21, 2 कैरी अप, 3 5 जा 15 2 17, 1 कैरी अप, 3 8 जा 24 25, 2 कैरी अप, 3 2 जा 6 8। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताऊं, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं पता है? इसके ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं 0.5714। आप स्टार्टिंग के खाली 2 नंबर देखोगे ना, आपको आंसर पता चल जाएगा। आपका आंसर है ए ऑप्शन है 0.57, दूसरा ऑप्शन है 0.14, तीसरा ऑप्शन है 0.85 समथिंग, चौथा ऑप्शन है 0.42। आप खुद सोचो आगे का नंबर क्या दिख रहा है आपको? 28। तो 28 3 जा 57 के आसपास होता है? नहीं, वो तो 2 जा 56 समथिंग होता है, ठीक है। क्या 28 3 जा 14 समथिंग होता है? नहीं, 28 3 जा 84 समथिंग होता है, 85 में दिया हुआ है। और 28 3 जा हमने चेक कर लिया कि 84 समथिंग होता है, जो आंसर 0.85 में दिया हुआ है। ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आपको नहीं आया ये समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि 28 3 जा, पीछे के नंबर छोड़ दो ना 2 मिनट के लिए, आप ये नंबर देखो। और मैंने पॉइंट के बाद 2 नंबर ही ले रहा हूँ हाल फिलहाल। 28 3 जा अंदाजे कितना होता है? 84 के आसपास होता है। आप ऑप्शंस में देखो 84 के आसपास, यहाँ 84 आपको दिख रहा है? देखो ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है ना। क्योंकि आप बोलोगे सर वैसे तो 28 3 जा 84 होता है, तो यहाँ पे 84 होना चाहिए ना समथिंग, लेकिन भाई पीछे भी तो नंबर है ना। समझ में आ रहा है? और जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी आपको समझ में नहीं आया अगर, तो आप ऐसे कर लेना, आपको आंसर पता चल जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पता चल जाता। समझ में आया? इसके बाद देखो 1 का रूट क्या होता है? 1। 4 का रूट क्या होता है? 1 + 2 3। 3 क्या है आपके लिए? नेचुरल नंबर है, इरेशनल है, नेगेटिव है, फ्रैक्शनल है? नेचुरल है, ठीक है। अच्छा, फिर √2 + √2। देखो रूट के अंदर वाला नंबर सेम है, मतलब ये लाइक टर्म है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सॉल्व होता क्या है? बाहर वाला नंबर, बाहर इसके क्या है? 1, और यहाँ पे भी 1। 1 + 1 2 √2 आंसर आएगा। अब 2 √2 क्या हुआ? इरेशनल हुआ, ठीक है इरेशनल का ऑप्शन है। फिर अब नेक्स्ट देखो, अब देखो 2 √18, 18 के फैक्टर निकल रहे हैं 9 2 जा, और 50 का फैक्टर निकलता है 25 2 जा, तो ये 2 2 कट गया। 9 का रूट निकलता है 3, 25 का रूट निकलता है 5, 6/5। ऑप्शन में क्या है? 6/5 इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आएगा। क्या ये रैशनल है? हो सकता है। होल नंबर नहीं है, होल नंबर में 0 और नेचुरल पॉजिटिव नंबर आते हैं। क्या ये इरेशनल है? इट डिपेंड्स, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो
अगर आपका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आया तो ये इरेशनल है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला ना अच्छा है 15th वाला जो आपके पेपर में 20 वाला दिया हुआ है। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया, बोर्ड पे ध्यान दो। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा अटपटा दिखेगा, ध्यान देना, सबको दिखना चाहिए। देखो आपको जो फाइंड करना है वो ये है, b का पावर 2 रेज़ टू n, b का पावर, और आपका क्वेश्चन ये रहा √a²। देखो आपके आंसर में जो आपको फाइंड करना है उसमें b का पावर 2 रेज़ टू n है, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो आपको खाली b दिख रहा है, पावर में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो ये सॉल्व हो रहा है, a² स्क्वायर रूट के अंदर है, जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार होता है वो विदाउट स्क्वायर रूट, तो ये 2 बार है ना, a² मतलब 2 बार हुआ a, तो ये क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे है b, इसको सॉल्व कर दिया, a आया इक्वल्स टू b का b सेम कॉपी कर दिया। लेकिन भाई b का पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 रेज़ टू n। कहाँ से लाऊं, ऐसे कैसे लेके आऊं? ठीक है, दोनों साइड हम लोग अगर सेम चेंजेस करें तो आंसर आ सकता है, मल्टीप्लाई नहीं, पावर। ठीक है, जो पावर मैं यहां लगाऊं वही पावर यहां लगाऊं तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे b के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका आंसर वो चाहिए, क्योंकि ऑल बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन में है ही नहीं ना, 2 रेज़ टू n आएगा कहाँ से। तो यहाँ पे आपने 2 रेज़ टू n लगाया, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है ऑप्शन में 2 रेज़ टू n, ये रहा। आया समझ में, क्लियर, ओके।